गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ग्रेविटेशन। नाम आप सब लोगों ने ग्रेविटेशन का नाम सुन रखा है। न्यूटन्स का जो एक सबसे परिचित एक्सपेरिमेंट कि न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, ऊपर से एप्पल गिरती है, इस तरह की कहानियां भी आपने सुनी हैं। कैसे इस कहानी तक कोई पहुंच के और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज करते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। परंतु ये तय है कि केवल उस पेड़ के नीचे बैठ जाने से और एप्पल के गिरने के दिन से ही ग्रेविटेशन की बात नहीं हुई थी। ये जो घटना है कि एप्पल के पेड़ के नीचे बैठना, ये है 1665 की घटना। परंतु 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट ने पहली बार ये सिद्ध कर दिया था कि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है और अर्थ के रोटेट करने के बावजूद हम अर्थ के ऊपर ही टिके रहते हैं, अर्थ से दूर फेंक नहीं दिए जाते हैं। ये जो थ्योरी थी, इसके क्या सिद्धांत थे, आर्यभट्ट ने पहले ही दे दिए थे। इसके बाद में ब्रह्मगुप्त ने तो गुरुत्वाकर्षण नाम से ये बता दिया था कि अर्थ अपनी और चीजों को खींचती है, जिसका नाम गुरुत्वाकर्षण है। इसके बाद में समय समय पर इसमें चेंजेस होते रहे, आर्किमिडीज, अरस्तु, उसके बाद में आपके केपलर ने भी जो है प्लानिटरी मोशन के बारे में अपने 3 नियम दिए थे। उसके बाद में गैलीलियो ने पहली बार पीसा की मीनार पे चढ़ के और वो एक्सपेरिमेंट किया था पीसा की मीनार पे कि 2 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ फेंका, एक हल्का था एक भारी था, और दोनों जमीन पे जो पहुंचे और उनके पहुंचने का जो समय था, और उस समय उन्होंने कहा कि यदि एयर रेजिस्टेंस नहीं हो किसी ऑब्जेक्ट का तो दोनों साथ पहुंचेंगे, उनके स्पीड जो पहुंचने की साथ होगी, चाहे मासेज उनके कुछ भी हो, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दे तो। उसके बाद में बात आती है कि न्यूटन के साथ क्या हुआ। 1665 ईस्वी में न्यूटन जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो वहां प्लेग का एक प्रकोप हुआ था और 1 साल के लिए यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई थी, और 1 साल तक न्यूटन ने घर बैठ के ही अपना रिसर्च वर्क किया। तब उन्होंने पाया था कि ये जो एप्पल गिरी थी, जो ये घटना उस समय की है उनके ऊपर, उन्होंने कहा कि जब एप्पल को अर्थ अट्रैक्ट करती है, जब अर्थ जो है एप्पल को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, तो क्यों नहीं ये मून को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करती होगी। इससे पहले जो वेस्टर्न पोस्टुलेट्स थे, एक मान्यताएं थी कि अर्थ के ऊपर तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं, अर्थ किसी को अट्रैक्ट कर सकती है, अर्थ के ऊपर चेंजेस संभव है, परंतु जो ये हेवनली बॉडीज है, यानी यूनिवर्स का जो दूसरा भाग है, जो गैलेक्सीज है, दूसरे स्टार्स है, इनके अंदर कभी कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ये अपनी जगह सारे स्थिर है। परंतु एक वैज्ञानिक ने देखा कि एक बार एक नया तारा दिखा उनको, तो उन्होंने कहा कि तारे नए भी बनते हैं। तब उस मान्यताओं को एक बार दरकिनार करते हुए न्यूटन ने पहली बार ये सोचा, गैस किया कि जब एक एप्पल पृथ्वी तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण नीचे आ सकती है, पृथ्वी जब एप्पल को अपनी ओर खींच सकती है, तो यह मून को भी खींचती ही होगी। मून अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता है सर्कुलर पाथ में, तो एक एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है। अब सर्कुलर मोशन के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। सर्कुलर मोशन थोड़ा सा वापस हम रिपीट कर लेते हैं। सर्कुलर मोशन कि कोई ऑब्जेक्ट यदि सर्कल में मूव करता है तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चल रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी के अंदर देखो 2 टर्म होती है, एक वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट मूव करता है उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी उसकी स्पीड वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, स्पीड चेंज नहीं होती है, परंतु डायरेक्शन हर बार चेंज होती है। जब डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है। ये हम ऑलरेडी सब पहले लॉ ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं।
तो यहाँ पे इस पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? ये भी मैंने बताया था कि इस पॉइंट पे आप टेंजेंट खींच लो। टेंजेंट क्या था कि इस एक पॉइंट को टच करती हुई एक लाइन को खींचना है। एक सर्कल के एक पॉइंट पे केवल एक टेंजेंट खींच सकती है, क्योंकि एक पॉइंट को केवल एक पॉइंट पे ही एक टेंजेंट टच करती है सर्कल को। अब ये सारी बातें मैं आपको लॉ ऑफ मोशन में बता चुका हूं। अब ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी डायरेक्शन तो इस साइड में थोड़ा सा आगे जाता है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो केवल डायरेक्शन चेंज होने के कारण जो एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है वो हमेशा सेंटर की ओर उत्पन्न होता है, टुवर्ड्स सेंटर और अलोंग रेडियस। जो इसकी रेडियस है इसके अलोंग और सेंटर के टुवर्ड्स ये एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है। ये हमें नॉलेज होनी चाहिए। अब मून जो है अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रहा है, तो मून का जो एक्सीलरेशन है वो टुवर्ड्स अर्थ सेंटर होगा। अब कैलकुलेशन करके न्यूटन ने कहा कि मून जो है अर्थ के चारों ओर जो चक्कर काटता है एक चक्कर काटता है 27.3 डेज में। कितने में? मून जो है अर्थ के चारों ओर 27.3 डेज में एक अपना राउंड पूरा करता है। फिर बाद में आया कि मून की डिस्टेंस कितनी है अर्थ से। मून की डिस्टेंस है अर्थ से वो है 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर। एक्सीलरेशन जो होता है सर्कुलर मोशन का आपके अभी कोर्स में ज्यादा डिटेल में था नहीं, परंतु 11th में जाओगे जब आएगा तो एक्सीलरेशन जो है वो होता है ओमेगा स्क्वायर आर। अभी इसको आप याद कर लो भले, जिसमें ओमेगा क्या है? ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। ये डिटेल में अभी आपको पढ़ाएंगे, आप बोर हो जाओगे। 11th में आपको पूरा डिटेल में है, परंतु ये फॉर्मूले की अभी जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूले की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि न्यूटन ने क्या सोच के और जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है दे दिया। आपकी पुस्तक में सीधा ही ये मिल जाएगा कि ग्रेविटेशनल लॉ ये है, पर आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन ने कैसे कैसे सोचा और क्या सोच के उसने रिजल्ट निकाला। ये बराबर होता है 2π/T, जहां T होता है टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। इस फॉर्मूले के अनुसार एक्सीलरेशन जो है मून का कितना आता है? मून का एक्सीलरेशन आता है ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा का मतलब 2π/T। तो देखो 2π/T, T की जगह 2π/T इंटू आर, जहां आर क्या है? आर है डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। रख दीजिए मान आप इसमें 2π/T का मान रख दीजिए 27.3। ये देखो डेज है, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, इसको 1000 से और गुणा कर देना, और 27.3 डेज है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? ताकि सेकंड में आ जाए। तो डेज में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। तो 27.3 इंटू 24 आपके आवर्स हो जाएंगे। फिर उसको 3600 से गुणा करोगे तो सारे सेकंड आ जाएंगे। आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देना, और इसको जैसे ये 2π² इंटू 3.85 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻³ ये तो हो गया मीटर, डिवाइडेड बाई 27.3 इंटू 24 आवर्स इंटू 1 आवर में 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। ये हो गया नीचे सेकेंड। तो टोटल आपके जो है एक्सीलरेशन आता है, ये भी स्क्वायर है, ये सेकेंड स्क्वायर, ये टोटली आता है आपके 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये लगभग कैलकुलेशन करने पे आएगा। अब आप ले लो कि अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना होता है, ये हम लोग जानते हैं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अर्थ का जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, अब इसको स्टडी हम आगे करेंगे, कहां से आया इसकी स्टडी भी हम इसी चैप्टर में आगे करेंगे। ये आ गया इतना। अब आप निकालो कि डिस्टेंस, अच्छा ये जो एक्सीलरेशन जो अर्थ के कारण है ये किस पे लग रहा है, ये लग रहा है एप्पल पे। जो एप्पल को जो अर्थ खींच रही है अपनी ओर, वो इस एक्सीलरेशन से खींच रही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और काम कर रहा है एप्पल पे। अब डिस्टेंस बिटवीन एप्पल एंड अर्थ, एप्पल और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितनी है? अर्थ की सरफेस से तो थोड़ी सी मीटर ही ऊपर है, परंतु डिस्टेंस हमेशा मेजर होती है सेंटर से। तो अर्थ की जो रेडियस है वही एक तरीके से डिस्टेंस हो गई अर्थ और एप्पल के बीच में। तो अर्थ की रेडियस होती है 6400, 6400 किलोमीटर अर्थ की रेडियस है। और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ये हमने अभी निकाली दी है 3.85 × 10⁵ किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस है। ये आंकड़े सारे के सारे जो डेटा थे ये न्यूटन के पास में थे। एक ये और ये डेटा न्यूटन के पास थे। इन डेटा के आधार पे न्यूटन ने अपना आगे का कार्य किया। क्या किया? रेशियो निकाला, ए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एप्पल डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन मून इज इक्वल टू 9.8 अपॉन 0.0027। इसको आप जो है सिंप्लीफाई करोगे तो लगभग जो आता है वो आएगा 3600। दूसरा उन्होंने निकाला डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड एप्पल, ये है 6400 किलोमीटर और ये 3.85 × 10⁵ किलोमीटर बराबर, ये आ गया आपके 60। ये देखो आंकड़े, ये देखने लायक है। न्यूटन ने क्या कहा कि न्यूटन ने कहा कि मून जो है अर्थ के चारों ओर जो अपना एक राउंड पूरा करता है वो करता है 27.3 डेज में, और मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस ये है, और अर्थ और एप्पल के बीच में डिस्टेंस वही है जो अर्थ की रेडियस है, और मून और अर्थ के बीच में वापस वही डिस्टेंस जो ये मैंने लिखी थी वापस वही लिखी थी। अब एक्सीलरेशन जो निकालना है वो मून का एक्सीलरेशन आया था 0.0027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कैलकुलेशन थी। ये फॉर्मूला कहां से आया? ये आपके फॉर्मूला एलेवेंथ में, परंतु हमारे लिए कीमती ये है कि ये एक्सीलरेशन कितना है और अर्थ एक्सीलरेशन ये है। जब ये रेशियो निकाले गए तो बहुत इंटरेस्टिंग रेशियो आए। वो रेशियो ये आए कि एक्सीलरेशन जो है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। यानी कि एक्सीलरेशन जो होता है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उन्होंने ये एक डिसीजन निकाला। मैं चाहता तो आपको पाठ की शुरुआत में कह देता कि दो ऑब्जेक्ट जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो उनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, बात खत्म हो जाती। परंतु एक साइंटिफिक नजरिए से देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आया कहां से, उसके दिमाग में विचार आया कहां से कि भाई उनकी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और वो भी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो उनके दिमाग में आइडिया यहां से आया।
अब हम इसको थोड़ा साफ करके वापस आगे देखते हैं। आज चल रही थी अर्थ और मून की, ये अर्थ और यहाँ पे ये जो है चारों ओर चक्र काटा है मून। अब न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा कि एक्सीलरेशन जो होता है दो बॉडीज के बीच में, एक अर्थ और दूसरा मून, इनके बीच में जो एक्सीलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल टू इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर ऑफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स अर्थ एंड मून। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। चूंकि यहाँ एक्सीलरेशन है तो फोर्स निश्चित रूप से होगा, तो वो होगा m इंटू ए। इट मीन्स फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन एक्सीलरेशन है प्रोपोर्शनलिटी में 1/r²। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m/r², where m is equal to mass of moon. अब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन। यानी अर्थ मून को खींचती है तो मून अर्थ को खींचता है। मून के एक्सीलरेशन के कारण अर्थ की ओर एक फोर्स लगता है, तो अर्थ भी मून पे एक फोर्स लगाएगी। यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/r², where m is mass of earth। यदि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया जाए F इज इक्वल टू Gm/r², where F is equal to force of attraction between earth and moon। m is equal to mass of earth, small m is equal to mass of moon, and g is equal and r is equal to distance between earth and moon, and g is equal to constant। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका पूरा नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका नाम है। चूंकि ये कांस्टेंट जो है यूनिवर्सल है, पूरे यूनिवर्स के किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके ऊपर इसको लगाया जा सकता है, इसके ऊपर ये एप्लीकेबल है। इसलिए न्यूटन्स का जो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। यानी किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, चाहे वो दो ऑब्जेक्ट्स अर्थ के ऊपर पड़े हुए दो मासेज हो, या अर्थ और मून हो, चाहे यूनिवर्स के कोई दो प्लैनेट हो, चाहे और कुछ हो, ये एप्लीकेबल फॉर ऑल है। एक बात और है कि आगे जब आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी दी है तो कुछ बातें और बनती है आगे जाके, परंतु न्यूटन्स जो ये ग्रेविटेशन लॉ जो है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो ये लॉ है, ये कहता है कि कोई दो ऑब्जेक्ट जिसमें से किसी एक का मास m है और दूसरे का मास स्मॉल m है और उनके बीच में डिस्टेंस r है, तो वो फोर्स ऑफ वो दोनों आपस में एक दूसरे को एक फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करेंगे। वो फोर्स होगा तो उनके मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पे कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है।
शुरुआत जो न्यूटन ने की थी वो अर्थ और मून के बीच के रिलेशन की करके की थी, और फिर इसको जनरलाइज कर दिया था किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के लिए भी उसको देखेंगे, अभी देखते हैं। परंतु पहले यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका यूनिट जो है इस जी की हम निकालते हैं यूनिट। यूनिट ऑफ जी क्या होगा, इस फॉर्मूले से देखो, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी बराबर है एफ आर स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम। एफ न्यूटन में, आर मीटर स्क्वायर में, डिवाइडेड बाई केजी इंटू केजी, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये तो है यूनिट। और वैल्यू ऑफ जी जो आता है, वो जो कि कांस्टेंट है, वो है 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू ऑफ जी आती है। अब हम देखते हैं कि ये तो न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल जो लॉ है, न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन का जो लॉ दिया, ये दिया अर्थ और मून के बीच में। अब जनरलाइज जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो लॉ है वो क्या है, वो अब हम देखते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि यदि हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट है, एक m1 और दूसरा m2, हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट है m1 और m2, और इनके बीच में डिस्टेंस यदि है r, ये इतने डिस्टेंस है, ये है r, तो यूनिवर्सल लॉ क्या था ग्रेविटेशन का, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां कैपिटल M अर्थ का और स्मॉल m मून का मास था। यहाँ पे अपन दो मास ले रहे हैं m1 m2, तो ये हो गया जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसके अंदर कोई भी दो मास ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, उसके लिए जरूरी नहीं है कि अर्थ और मून ही हो। शुरुआत सारी कैलकुलेशन जो हुई थी लॉ की, वो अर्थ और मून को लेके हुई थी, परंतु बाद में इनको जनरलाइज कर दिया गया कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो जिसका एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और उनके बीच में डिस्टेंस यदि r है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो होगा F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जहां F जो है फोर्स है, न्यूटन में मेजर होगा, m1 और m2 जो मास है, जो केजी में मेजर होंगे, r जो है डिस्टेंस है, जो मीटर में होगी, और g जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर में होता है, और इसकी वैल्यू है 6.68 10 रेज़ टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। अब कहने को तो ये फॉर्मूला आ गया, परंतु इस फॉर्मूले के बहुत गहरे अर्थ है। आपको उन अर्थों को गहराई से पढ़ना है, केवल ये F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर करने से काम नहीं चलेगा। अब इसको एक एक चीज को मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि इसका क्या गहरा अर्थ है। नंबर 1, F जो है वो है फोर्स, ठीक है। अब ये फोर्स जो है, इस फोर्स की नेचर क्या है, इस फोर्स की नेचर क्या है, और ये कौन सा फोर्स है। बच्चों, फंडामेंटल जो इंटरैक्शंस होती है उसमें 4 तरह के फोर्सेज होते हैं। फंडामेंटल इंटरैक्शंस में 4 तरह के फोर्सेज होते हैं। नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज, और चौथा
वीक फोर्स। ये 4 फोर्सेज होती है। फंडामेंटल इंटरैक्शंस जो है, फंडामेंटल जो फोर्स। अब आप कहोगे फोर्सेज के बारे में मैंने आपको कॉन्टैक्ट फोर्सेज, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज बताया था, बिल्कुल सही, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज बताए थे, ठीक है। और ये भी बताया था कि कॉन्टैक्ट फोर्सेज में कौन कौन से हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में कौन कौन से, या फील्ड फोर्सेज कौन से थे, ये बताए थे। परंतु ये 4 फोर्सेज है। अब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है ये कॉन्टैक्ट भी है, नॉन कॉन्टैक्ट भी है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेज और वीक फोर्सेज, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज भी फील्ड फोर्स है और वीक फोर्सेज भी फील्ड फोर्सेज है। इनके अपने अपने गुण हैं अलग अलग। ये डिटेल में अपन स्टडी किसी एक अलग टॉपिक में कर लेंगे। अभी हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। तो पहली बात ये कि जो ये फोर्स एफ है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। दूसरा, इस फोर्स की जो नेचर है वो अट्रैक्टिव है, यानी ये हमेशा अट्रैक्टिव, यानी ये फोर्स हमेशा जो है अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये कब दो ऑब्जेक्ट कोई भी हो उनके बीच में ये फोर्स जो लगता है m1 और m2 के बीच में, दो मासेज के बीच में जब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ये हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कभी रिपल्सन वगैरह नहीं होता है। तीसरा, ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेज ओनली। ये जो यूनिवर्सल लॉ जो है ये एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है। चौथा, ये जो फोर्स जो है ये सेंट्रल फोर्स है। तो आप कहोगे सेंट्रल फोर्स क्या होता है? अभी मैं आपको बताता हूं। सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट की, पहले ऑब्जेक्ट की जो सेंटर है और दूसरे ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है, ये सेंटर टू सेंटर, दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ये काम करता है, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। पांचवा, ये जो फोर्स है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। कोई जरूरी नहीं है कि ये फोर्स जहां मीडियम नहीं है वहां लागू नहीं हो, कहीं पर भी हो ये लागू होता है। अब बात अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की नहीं कर रहा हूं। कल को आप कह दोगे कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चले गए तो फिर वहां तो जो ये होता ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉ है, ये किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में है। यदि आप अर्थ से बाहर चले गए तो वहां और कोई ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनके बीच की बात करेंगे हम। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। नेक्स्ट है कि ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये फोर्स का जो फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल जो है केवल पॉइंट मास के लिए है, ठीक है, पॉइंट मास के लिए। एक है इसके अंदर कि ये जो फोर्स है F, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट लगाते हैं। M1 फोर्स M2 पे इस दिशा में लगाएगा तो M2 वापस M1 पे इस दिशा में लगाएगा, यानी M1 के द्वारा M2 पे लगाया गया फोर्स और M2 का M1 पे लगाया गया फोर्स हमेशा इक्वल होगा, यानी फोर्स जो है इक्वल एंड अपोजिट है। बात वही एक्शन एंड रिएक्शन वाली है, परंतु एक बात ध्यान रख लेना कि इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण इसका मतलब नहीं कैंसिल कर देंगे, नहीं। ये फोर्स लगा रहा है इस पे, ये ऑब्जेक्ट है, ये फोर्स लगा रहा है इस पे, ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे एक्शन रिएक्शन लग रही है, तो ये आपस में बैलेंस करने की तो बात ही नहीं है। परंतु अपोजिट दोनों की डायरेक्शन है, अमाउंट दोनों का इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब हम इसमें से अलग अलग एक चीज को पढ़ते हैं। F is equal to G M2 upon R square। ये ऑब्जेक्ट M1
ये ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है, इनके सेंटर टू सेंटर इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो r है। हमने कहा था कि ये फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, यानी दो मासेस के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये फोर्स जो मैंने अभी 4 फोर्सेस आपको बताए थे उनमें सबसे वीकेस्ट फोर्स है। सबसे ज्यादा वीक फोर्स जो है वो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। बाकी के जो 3 बचे, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो सारे के सारे इससे ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये सबसे वीक होता है, परंतु ये जो लगता है ये इनफाइनाइट, इसकी रेंज जो है वो इनफाइनाइट है। यानी एक मास यदि यहां पे पड़ा है तो ये इनफाइनाइट दूरी तक की किसी भी चीज को अपनी ओर खींच रहा है। वैल्यू इसकी कम हो जाएगी क्योंकि जितनी दूरी बढ़ेगी उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये फोर्स होगा, परंतु इनफाइनाइट रेंज तक ये काम करता है। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं उन सब का फोर्स हम पे लगता है। ये बात अलग है कि हमसे बहुत दूर यदि कोई स्टार है, गैलेक्सी है, तो उसका हम पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है, परंतु लग रहा है। और हम भी ब्रह्मांड की इस यूनिवर्स की हर एक ऑब्जेक्ट पे अपना फोर्स लगा रहे हैं। ये बात अलग है कि दूरी ज्यादा होने से, डिस्टेंस ज्यादा होने से उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है, परंतु ये इनफाइनाइट रेंज तक काम करता है सबसे वीकेस्ट। और अट्रैक्टिव फोर्स तो है, यानी ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में हमेशा अट्रैक्ट फोर्स जो है ये हमेशा दोनों ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी बात आई थी सेंट्रल फोर्स की बात, कि सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब है। देखो, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये, इन दोनों के सेंटर, ये सेंटर टू सेंटर जब हम लाइन को मिलाते हैं तो ये फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ये है। ये फोर्स इस दिशा में ऐसा लग रहा है, ये फोर्स इस दिशा में लग रहा है। अब आपको और डिटेल में समझाने के लिए बताता हूं मैं कि एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट जो है आपका मान लीजिए ये, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये। अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इसके सेंटर से इसके सेंटर की ओर लगेगा। ये इसको इस लाइन पे अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इस लाइन पे। तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स की है, जिसके ऊपर फोर्स काम करेंगे, वो इस तरीके से होगी। समझ में आ गया कि ऐसा नहीं है कि आप ये डिस्टेंस, इस समय इनके बीच की डिस्टेंस ये नहीं लोगे आप। इनके बीच की डिस्टेंस जो है, अब इनके बीच की डिस्टेंस ये, क्योंकि ये अपने सेंटर टू सेंटर जो लाइन मिल रही है उधर ये काम कर रहा है। इस तरीके से ये सेंट्रल फोर्स है। तीसरा था अपने पॉइंट, ये एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मास ओनली। पॉइंट मास का क्या मतलब है? पॉइंट मास का हम जो 9th के लेवल के हिसाब से यदि देखते हैं तो पॉइंट मास का हम ये निकालेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक पॉइंट पे अपना टोटल मास कंसंट्रेटेड किया हुआ है। अब वो पॉइंट कौन सा होगा ये एक अलग बात है। यदि वो सिमेट्रिकल शेप में है तो उसका पॉइंट, उसका सेंटर ऑफ मास जो कि 11th में आपके आएगा, वो भी हो सकता है और भी कहीं हो सकता है। परंतु बात यह है कि एक पॉइंट पे सारा मास कंसंट्रेटेड हुआ हुआ है, ये हम मानेंगे। अर्थ जैसे पूरी की पूरी है, बहुत बड़ी है, परंतु जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक पॉइंट मास को काम में लेते हुए करेंगे। अर्थ जो है पॉइंट मास है। पॉइंट मास में मास बड़ा या छोटा, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये सारा रिलेटिव टर्म है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, उनके जो टोटल मासेज है हम एक पॉइंट पर कंसंट्रेट मानेंगे। और न्यूटन्स का जो ये लॉ लगता है ये केवल पॉइंट मास पे ही लगता है। कितने दो प्लैनेट के बीच की भी स्टडी करेंगे तो दो प्लैनेट को हम पॉइंट मान के ही सारी स्टडी करेंगे। इसके बाद में है फोर्स
जैसे M1 M2 पे लगाता है फोर्स 1 2, फोर्स ऑन 1 M1 ड्यू टू M2 और फोर्स 2 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1। तो फोर्स M1 और फोर्स M2 दोनों बराबर होंगे, परंतु इनकी वैल्यू जो होगी वो डायरेक्शन जो होगी इनकी अपोजिट होगी। इसके ऊपर ये निशान वेक्टर का आपके कोर्स में नहीं है, यानी कि डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन इधर से ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड दोनों के समान होंगे, परंतु एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे कि इसको कैंसिल कर दिया, नहीं कैंसिल नहीं करेंगे। एक बात और ध्यान रखना, जब ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ इसमें मोशन आएगा तो वेलोसिटी होगी। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v1 है, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v2 जाती है, ये इधर साइड में खींच रहा है, ये v2 वेलोसिटी से आ रहा है, ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, परंतु दोनों की वेलोसिटी समान होगी ये जरूरी नहीं है। वेलोसिटी समान हो जरूरी नहीं है, क्यों कि जब फोर्स लग रहा है और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो इनके अंदर एक्सीलरेशन भी उत्पन्न होगा, इसमें एक्सीलरेशन a1 होगा, इसके अंदर एक्सीलरेशन a2 होगा। और एक्सीलरेशन किस पर डिपेंड करता है? एक्सीलरेशन फोर्स इज इक्वल टू होता है ma, तो एक्सीलरेशन बराबर होता है फोर्स अपॉन मास, यानी कि जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन उतना ही कम होगा। चूंकि ये दोनों फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट है, फोर्स तो बराबर है, तो अब इनमें एक्सीलरेशन या वेलोसिटी कितनी होगी ये डिपेंड करेगा इनके मास पे। जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन उतना ही कम होगा। ये मेन बातें हैं इसकी जो हमने देखी है। तो ना तो ये वेलोसिटी v1 और ये वेलोसिटी v2 आपस में बराबर नहीं होगी, एक्सीलरेशन भी इनके बराबर नहीं होंगे। हाँ, दोनों के मास यदि सेम है, m1 और m2 सेम हो गए तो दोनों ही बराबर होंगे। इस तरीके से इस फॉर्मूले के द्वारा हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं और न्यूमेरिकल सवाल भी इसके आगे कर सकते हैं हम। बस मैं ये ध्यान रखना, यूनिट सबकी ये मीटर में है, ये केजी में है, ये मीटर में लेना है, ये सारी यूनिट जो है ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। थैंक यू।